दाऊद इब्राहिम कासकर। नाम सुनते ही डर लगता है, खौफ छा जाता है। मुंबई के डोंगरी में पैदा हुआ दाऊद गरीबी और छोटे मोटे अपराधों में फंस गया। वो एक पुलिस कांस्टेबल के 11 बच्चों में से एक था, जो बाद में अपनी एक अलग ही दुनिया बनाएगा। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसका दाखिला उसके पिता के कनेक्शन की वजह से हुआ। वो छोटे मोटे गिरोहों के लिए काम करता था, जहां उसकी बेरहमी ने सबका ध्यान खींचा। मुंबई की सड़कें उसके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गईं, जहां उसने अपने आप को बचाना और दूसरों पर राज करना सीखा। 1970 के दशक के गिरोह युद्धों ने दाऊद को ऊपर उठने का एक मौका दिया। उसने हर दुश्मनी और धोखे का फायदा उठाया और अपना प्रभाव बढ़ाया। हर मरे हुए दुश्मन के साथ उसकी दहशत बढ़ती गई और वो एक ताकतवर डॉन बन गया। उसका गिरोह, जिसे बाद में डी कंपनी के नाम से जाना गया, आतंक और वसूली का दूसरा नाम बन गया, जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपना साया डाल दिया। दाऊद के उदय को समझने के लिए हमें मुंबई के अंडरवर्ल्ड को समझना होगा। गरीबी, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक तनाव ने शहर के अंदर एक ऐसी जगह बनाई जहां अपराध पनपता था। शहर के व्यस्त बंदरगाह, जो अवैध सामान के लिए एक रास्ता थे, दाऊद के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत का द्वार बन गए। उसने जल्दी ही तस्करी की क्षमता को पहचान लिया, सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रास्ते बनाए। इस अवैध व्यापार से उसे बहुत पैसा मिला, जिससे वो अपना काम बढ़ा सका और लोगों को अपना बना सका। लेकिन दाऊद की महत्वाकांक्षा छोटी मोटी तस्करी से कहीं ज्यादा थी। उसने नशीले पदार्थों के व्यापार में होने वाले मुनाफे को देखा। अफगानिस्तान के अफीम के खेत और पाकिस्तान के ढीले सीमा नियंत्रण ने पश्चिम तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता दे दिया। दाऊद ने इस मौके को भुनाया और डी कंपनी को एक वैश्विक नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले सिंडिकेट में बदल दिया। मुंबई की सड़कों से लेकर यूरोप के नाइट क्लबों तक दाऊद के नशीले पदार्थों ने लोगों को अपना आदी बनाया और उसकी जेबें अरबों से भर दी। 1980 के दशक में दाऊद एक स्थानीय गुंडे से एक वैश्विक किंगपिन बन गया। उसने अपनी एक अलग ही छवि बनाई और अपने दुश्मनों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया। उसका नाम ही डर का दूसरा नाम बन गया और उसका प्रभाव मुंबई की झुग्गियों से बहुत दूर तक फैल गया। वो डर की ताकत को समझता था और उसका इस्तेमाल करता था। उसके गुंडे, जो अक्सर नाराज युवाओं में से भर्ती किए जाते थे, उसके आदेशों का पालन बड़ी ही बेरहमी से करते थे। वसूली उसका मुख्य काम बन गया, जिसका निशाना व्यवसाय, बॉलीवुड और यहां तक कि राजनेता भी बनते थे। दाऊद की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने पैसे को वैध बनाना चाहता था, इसलिए उसने रियल एस्टेट, निर्माण और यहां तक कि शेयर बाजार में भी पैसा लगाया। उसके संपर्क सत्ता के उच्चतम स्तर तक थे। वह अधिकारियों को भ्रष्ट करता था और अपने फायदे के लिए व्यवस्था में हेरफेर करता था। दाऊद का रूपांतरण पूरा हो चुका था, एक छोटे मोटे गुंडे से एक शानदार दिमाग वाला अपराधी। 1990 के दशक में दाऊद का सबसे अधिक लाभदायक कारोबार सामने आया, नार्को टेररिज्म। उसने आतंकवादी संगठनों के साथ गठबंधन किया, खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि उसने देखा कि उनके और उसके लक्ष्य एक जैसे हैं। दाऊद ने उन्हें पैसे और जरूरत का सामान दिया, जबकि उन्होंने उसे सुरक्षा और आदमी दिए। इस गठबंधन के बहुत बुरे नतीजे आए। डी कंपनी के नशीले पदार्थों के पैसे ने आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को चलाया, विद्रोहियों को हथियार दिए और खतरनाक हमलों को अंजाम दिया। 1911 के मुंबई बम विस्फोट, जो मुंबई के दिल में हुए थे, ने दाऊद की बेरहमी को सबके सामने ला दिया। बम विस्फोटों ने एक मोड़ ले लिया। अब दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा था, वह एक आतंकवादी था, वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पर ध्यान दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया और उसके विशाल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिए। जो व्यक्ति कभी पर्दे के पीछे से काम करता था, वह अब दुनिया भर की कानून व्यवस्था की नजर में। लेकिन दाऊद की नजरें बड़े सपनों पर थी। वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनाना चाहता था। दाऊद और उसके भाई शब्बीर ने मिलकर अपना गैंग बनाया। उन्होंने जबरन वसूली, तस्करी और जुआ जैसे अपराध शुरू कर दिए। धीरे धीरे दाऊद का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में गूंजने लगा। उसकी क्रूरता और चालाकी ने उसे एक खतरनाक अपराधी बना दिया। 1980 के दशक तक दाऊद इब्राहिम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन गया था। उसने अपने दुश्मनों को मिटा दिया था और अपना खौफ फैला दिया था। दाऊद अब एक साधारण गुंडा नहीं रहा था, वो एक शक्तिशाली डॉन बन गया था। दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई शब्बीर और कुछ करीबी आदमियों के साथ मिलकर डी कंपनी बनाई। इस गैंग का नाम दाऊद के नाम पर रखा गया था। डी कंपनी बहुत जल्द ही भारत के सबसे ताकतवर और खूंखार आपराधिक गुटों में से एक बन गया। डी कंपनी ने अपने गैर कानूनी धंधों का जाल पूरे भारत और विदेशों तक फैला दिया। ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली, हवाला, सट्टेबाजी और फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्ती वसूली,
डी कंपनी हर तरह के गैरकानूनी काम में लिप्त थी। दाऊद ने अपने खौफ के दम पर मुंबई के कई बड़े बिजनेसमैन, नेताओं और फिल्म स्टार्स को अपने कब्जे में कर लिया था। डी कंपनी का डर इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जो लोग विरोध करने की कोशिश करते थे, उन्हें बेरहमी से चुप करा दिया जाता था। दाऊद ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए हत्या, अपहरण और बम धमाकों जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। डी कंपनी का प्रभाव मुंबई पुलिस और राजनीति तक था। दाऊद ने बेईमान अफसरों और नेताओं को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था, जो उसे कानून से बचाने में मदद करते थे। दाऊद एक ऐसी ताकत बन गया था जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन था। 12 मार्च 1993 को मुंबई शहर को एक बहुत बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। शहर के अलग अलग हिस्सों में हुए बम धमाकों ने 257 लोगों की जान ले ली और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह हमला भारत के इतिहास का सबसे भयानक आतंकी हमला था। जांच में पता चला कि 1993 के मुंबई बम धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी का हाथ था। दाऊद ने इस हमले की योजना पाकिस्तान में बैठकर बनाई थी। उसने इस हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से मदद ली थी। दाऊद का मकसद दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भड़की हिंसा का बदला लेना था। दाऊद ने मुंबई को दहलाकर भारत में दहशत फैलाना चाहता था। इस हमले के बाद दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। दाऊद इब्राहिम ने अपने गैरकानूनी धंधे चलाने और कानून से बचने के लिए दुनिया भर में कई रिश्ते बनाए। उसके रिश्ते पाकिस्तान, दुबई, नेपाल, UK और कई दूसरे देशों तक फैले हुए थे। दाऊद को पाकिस्तान में पनाह मिली हुई थी। वो पाकिस्तान के कराची शहर में रह रहा था और वहीं से अपने गैरकानूनी धंधे चला रहा था। पाकिस्तान सरकार ने हमेशा दाऊद को पनाह देने की बात से इनकार किया है, लेकिन कई सबूत बताते हैं कि दाऊद को पाकिस्तान का साथ मिला हुआ था। दाऊद के इन अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों ने भारत सरकार के लिए उसे पकड़ना मुश्किल बना दिया था। भारत सरकार ने दाऊद को वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। दाऊद इब्राहिम अभी कहां है, ये कोई नहीं जानता। माना जाता है कि वो अभी भी पाकिस्तान में छुपा हुआ है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि वो अफगानिस्तान या किसी और देश में चला गया है। भारत सरकार दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। भारत ने दाऊद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से भी अपील की है। हालांकि पाकिस्तान के मना करने के कारण दाऊद को सजा दिलाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम भारत के लिए एक कलंक है। उसके अपराधों ने अनगिनत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। भारत सरकार को दाऊद को पकड़ने और उसे सजा दिलाने के लिए और ज्यादा कोशिश करनी होगी।